चलिए, अच्छी बात है। इन्होंने कंगना रनौत का जिक्र किया तो मुझे बताना है कि सैम पित्रोदा ने कहा है, और उनका ट्वीट आज भी है, कि संविधान बनाने में नेहरू का ही योगदान है, आम्बेडकर कौन थे? तो आप स्वीकार लो, वो तो कंगना रनौत का बयान उनकी राजनीति से आने से पहले था। ये बयान तो सैम पित्रोदा ने बतौर एज ऑफिशियल ऑफिस बेरर ऑफ कांग्रेस किया है। तो आम्बेडकर जी के विषय में आपका क्या सोच है? अगर ऐसा है तो उनको वापस क्यों लिया पार्टी में? चलिए, उसका जवाब बाद में देना, पहले इसका जवाब दीजिए कि महंगाई इतनी बड़ी समस्या है ना, तो कर्नाटका में पानी, दूध, पेट्रोल, डीजल का दाम क्यों बढ़ाया? अभी कर्नाटका में सिनेमा हॉल के टिकट का और ओटीटी का भी दाम बढ़ा दिया, हर चीज पर दाम बढ़ा दिया, बस फेयर का दाम बढ़ा दिया। मतलब महिलाओं को फ्री राइड देने का झांसा देते हैं और मर्दों से दुगनी रेट हासिल करते हैं, तो फिर पूरे परिवार में कुल मिलाकर किसी को कुछ फ्री नहीं मिला। चलिए, छोड़ देते हैं उस विषय को। उन्होंने कहा जनगणना के विषय में, अरे भाई, कर्नाटका में आपने जातिगत सर्वे करके रखा हुआ है, उसकी रिपोर्ट जारी कर दो ना। हिमाचल में क्यों ये आइडिया नहीं आ रहा आपको? क्यों नहीं करवाते? छोड़ दीजिए इस बात को भी। मैं आना चाहता हूँ राहुल जी के विषय पर। राहुल जी ने कहा कि देखिए, गठबंधन के साथी है तो उनको मोबिलाइज करने के लिए बजट में लाना पड़ेगा। राहुल जी, मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ और बड़े सम्मान से आपके साथ। राहुल देव जी, ऑनर। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, सर मैं बीच में नहीं बोल रहा था किसी के, बिहार को पिछले 10 वर्षों में, जब हमें आपके हिसाब से उस प्रकार की ज़रूरत नहीं थी, हमारी सिंगल पार्टी की सरकार, मतलब सिंगल पार्टी मेजॉरिटी थी, हमने 10 वर्षों में 9 लाख करोड़ दिए हैं। और इसकी तुलना कीजिए यूपीए 2 में जब इनको जरूरत थी तब इन्होंने यूपीए 1 यूपीए 2 में मिलाकर 2,75,000 करोड़ दिया है। मैं आपको और आंकड़े सुनाना चाहता हूं। देखिए, वेस्ट बंगाल को 93,000 करोड़, वहां पे ना चुनाव है ना वो हमारे साथी है। महाराष्ट्र से ज्यादा दिया है, अगर हम लोग चुनाव के लिए करते तो महाराष्ट्र को ज्यादा दे देते। तमिलनाडु को 50,873 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 50,474 करोड़। आप बताइए तमिलनाडु को क्यों हमने अब्लाइज किया? सुन लीजिए, और एक आंकड़ा बता रहा हूं। तमिलनाडु को यूपीए के 10 वर्ष में 1.6 लाख करोड़ और वही तमिलनाडु को एनडीए के, मोदी जी के 10 वर्ष में 5 लाख करोड़। राहुल जी, ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते। इसलिए मैं कहता हूं कि आज हमने जो 30 लाख करोड़ स्टेट को दिया जाता था वो 120 लाख करोड़ पे आए। 31% डेवल्यूशन होता था, आज 41 + 1% 42% डेवल्यूशन होता है। हमने बिना कोई इस प्रकार का राजनीतिक मकसद देखे हुए देश को कैसे आगे बढ़ाने के लिए बजट दिया है, उसके हिसाब से आवंटन किया है। और मुझे लगता है कि कम से कम अभी ये हमारे भाई शेर वगैरह सुना रहे थे, एक शेर तो उन पर भी लागू होता है कि ताउम्र कांग्रेस वही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। भाई, आप नीति आयोग का बहिष्कार कर रहे हो, कभी इंडिपेंडेंस डे के समारोह का बहिष्कार कर देते हो, कभी संविधान दिवस का बहिष्कार कर देते हो। मोदी विरोध में देश विरोध पर कब तक उतर आओ? ओके, राहुल देव जी जवाब दे रहे। राहुल जी, बिकॉज यू कोटेड राहुल जी। राहुल देव जी, काका जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए, मैं यूपीए 1 और 2 और एनडीए 1 और 2 के आंकड़े लेकर, बजट के आंकड़े लेकर नहीं बैठा हूँ। वो कोई अर्थशास्त्री भी नहीं हूँ। शहजाद ने वो तैयारी की है क्योंकि उनको इसका जवाब देना, बचाव करना बजट का। मोटी चीज़ ये है कि जब हम एलोकेशंस की बात करें तो एक है एब्सोल्यूट नंबर में बात करें, दूसरा है कि हम प्रतिशत में, अनुपात में बात करें। देखना ये पड़ेगा कि इन अलग अलग राज्यों को, इन दोनों सरकारों के कार्यकाल में जो पैसा मिला वो अनुपात में एक दूसरे से कितना अलग है। अब वो, वरना 1 लाख करोड़ जीडीपी का हर साल जीडीपी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, इसलिए अलग अलग सेक्टर्स को और प्रदेशों को मिलने वाला पैसा भी बढ़ रहा है। तो जब उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो तस्वीर समझ में नहीं आती, अनुपात देखना पड़ेगा। अब इस बार मैं समझता हूँ कि जो मैंने कुछ आंकड़े देखे हैं कि नरेगा में पैसे कम हो गए हैं। डिफेंस बजट में देखा जाए तो उसमें जो उम्मीद की अभी बात हो रही थी कि वो अभी 4.8% से भी थोड़ा कम ही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी जब एक मंत्रालय को, एक राज्य को अलग अलग योजनाओं की गहराई में जाकर विस्तार से हम देखेंगे तभी इस पर टिप्पणी करना ठीक होगा। मैं बिना पढ़े और अध्ययन के इस तरह की टिप्पणियां नहीं करना चाहता। एक वाक्य, मोटी बात यह है कि हर सरकार अपने समर्थक वर्गों और राज्यों को ज़्यादा एलोकेशन देती है, मदद करती है। कांग्रेस ने भी किया है, बीजेपी भी करेगी, एनडीए ने भी किया है, उससे पहले भी किया है और यूपीए ने भी किया है। तो इस पे हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मोटी बात यह है कि इससे ग्रोथ बढ़ेगी कि नहीं,
रोजगारों का निर्माण होगा कि नहीं होगा, तो उसको नई जो नीतियां हैं उनमें क्या है। अभी एक बड़ा अच्छा, ये ठीक है सरकार ने एक तो लगता है कि कांग्रेस से कुछ तो लिया है कि उसने पीएलआई की जगह ईएलआई कर दिया, यानी एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिवाइज किया है। ये अच्छी बात है, कई अच्छे तत्व हैं इसमें और उनका और विस्तार से देखेंगे तो शायद और वो होगा। तो कई जगह कोर्स करेक्शन हुआ है इस बजट में, ये दिखता है, ये अर्थशास्त्र भी मानता है। इसका जवाब शहजाद क्विक आंसर, उसके बाद सरवर साहब आ रहा हूं। शहजाद, हाँ, देखिए बहुत ही सम्मान से फिर से एक बार राहुल जी, ये ईएलआई की बात कह रहे हैं कि हमने इनके मैनिफेस्टो से लिया है। कोविड में सबसे पहले ईएलआई की स्कीम लागू की गई थी, कांग्रेस का कोई मैनिफेस्टो तब नहीं आया था, तब कांग्रेस तो कुछ और सुझाव दे रही थी। दूसरी बात, आपको ये पता होगा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 2.5 लाख सरकारी नौकरी कर्नाटका में, 2 लाख सरकारी नौकरी तेलंगाना में, 1 लाख सरकारी नौकरी हिमाचल में देंगे। वहां पर वो सरकारी नौकरियां क्यों नहीं दे देते? वहां पर सरकारी नौकरी मांगने वाले लोग आए तो उनको पीट दिया गया। रिपब्लिक का भला है कि वो सभी के न्यूज दिखाता है, वरना कुछ चैनल गुजरात की वायरल वीडियो दिखा देते हैं पर तेलंगाना और बाकी जगहों की वीडियो दिखाने को तैयार नहीं है। चलिए, पर वो उन तक की बात मैं अभी नहीं करना चाहता। तीसरी बात पे आना चाहता हूं। मान्यवर, 2014 में अर्थव्यवस्था की साइज थी $2 ट्रिलियन, आज वो अर्थव्यवस्था की साइज हो गई $3.944 ट्रिलियन, मतलब दुगनी हुई है। उसी बीच में तमिलनाडु को जो दिया गया पैसा आवंटित किया गया वो 2.5 टाइम्स बढ़ा है। इकॉनमी 2 टाइम्स बढ़ी है और हमारा एलोकेशन टू तमिलनाडु 2.5 टाइम्स बढ़ा है। मतलब मोदी जी का दिल इतना बड़ा है कि चाहे वो प्रदेश उनके साथ चले ना चले। और दूसरी ओर, जब एआईडीएम के सरकार में आई तमिलनाडु में, तो 2012-13 में तमिलनाडु का जिक्र तक नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने अपने स्पीच में। नहीं किया, ओके। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ, शहजाद, जनता ये कह रही है, रविंद्र शर्मा जिनके लिए आप हमेशा कह देते हैं ना कि ऐश्वर्या, उसने सिर्फ मेरे को एक चीज़ अभी बोली कि ऐश्वर्या जी एक बात शहजाद जी को ज़रूर बोलेगा कि दालें महंगी हो गई। तो जो आप समझा रहे थे ना सर कि ये 4% 5%, हाँ। जनता ये देखते, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं उसका जवाब दूं? हाँ प्लीज दीजिएगा, आप प्लीज दीजिएगा, आई विल कम बैक टू यू। बट मैं मनोज सिंह काका के पास जा रहा हूँ। मनोज सिंह काका जी, क्या विपक्ष जनता के रियल इशू नहीं समझ रहा है क्या? आपको आरएसएस और उन सब से आज मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता संसद में भी आज भी मतलब मीडिया उनसे पूछ रही है सर क्या कहेंगे। आरएसएस, आपको इश्यूज उठाने हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए ना। डिबेट में आप उठा लेते हैं, अनुराग भदौरिया अपनी वीडियो वाले मतलब इशू उठा लेते हैं। आप लोग संसद में क्यों नहीं उठाते हैं जनता के इशू? आप लोग विपक्ष में, आप लोग जनता का रिप्रेजेंट, सरकार से पूछिए ना सही सवाल, क्यों नहीं पूछते हैं आप लोग? पार्लियामेंट में जाके पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है। ऐश्वर्या, आपके नेता लोग क्या किस जी ऐश्वर्या, मैं तो हतप्रभ हूं कि आपने किस दृष्टिकोण से देखा। हमारे नेता ने तो बहुत वाजिब सवाल उठाया कि आप अपने उन लोगों को जो आपकी सरकार बचाए हुए उन बैसाखियों को आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन जब आपसे पूरे आप जब प्रधानमंत्री कोई नई चीज की है क्या? कहना भी होना प्रधानमंत्री हैं मनोज सिंह जी, की आप बात समझिए। आप महंगाई पे उठाइए, आप उठाइए, नौकरियों पे आप उठाइए, युवाओं के लिए क्या है? अरे अगर कांग्रेस की सरकार होती, एक सेकंड मनोज सिंह जी रिलैक्स, आप ही से पूछ रहा हूं। अरे आप ही से पूछ रहा हूं, जा नहीं रहा हूं आपसे यार, आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही जवाब दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कोई नया नवेला, कोई नई थ्योरम इजाद कर दी क्या बीजेपी ने? यार ये प्रॉब्लम है। अरे आप सुनिए तो, बोलते रहे तो जवाब क्या देंगे? अरे तो सवाल तो कर लूं तो पहले। बीजेपी ने कोई नई थ्योरम इजाद कर दी क्या? राजनीति में इससे पहले भी ये हुआ है, इसके बाद भी ये होगा कि विपक्ष कोई अच्छी भाई बात न बोल दे। इस बार, अरे आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी को इस बार जेडीयू और टीडीपी की 2 सपोर्ट के स्टिक्स हैं उसके पास, ठीक है? 2 बैसाखी के 2 सपोर्ट स्टिक्स हैं, जो आपको कहना है कह लीजिए। 2 पार्टी सपोर्ट कर रही हैं, उन्होंने उनको खुश कर दिया पहले साल में ही। क्या इससे पहले नहीं हुआ या इसके बाद नहीं होगा? होगा। पर आप तो मुद्दा उठाइए ना, नौकरियों का, महंगाई का, आप तो उठाइए। देखिए, आप नहीं उठा रहे। मैं ये कह रहा हूं सरकार को वहां घेरिए ना जहां घेरने की जरूरत है। अरे हम लोग लगातार उठा रहे हैं, उसको आप दिखाइए ना साहब, आप दिखाइए ना। हम तो शहजाद से पूछ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वही प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद इस देश की सदन में कहे कि हम 10 साल रहने के बाद मात्र 7,21,000 दे पाए। तो आप सवाल करिए ना नरेंद्र मोदी से कि 2 करोड़ हर साल के हिसाब से तो 10 साल में 20 करोड़ होता है।
और 20 करोड़ के बजाय आपने 7 लाख दिया, ऊंट के मुंह में जीरा। इस देश में जो रोजगार सृजन है उसके लिए आप कोई प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, एफडीआई ला रहे हैं, सब चीजों का निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण इसलिए कर रहे हैं सब संस्थानों का, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को, कि आपको इस देश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को भागीदारी नहीं देनी है शासकीय रूप से, उनके आरक्षण को बैन करना है। यही बात हम लोग कह रहे हैं। इस देश में अग्निवीरों का सवाल किसने उठाया? मेरे तो परिवार में सगे 2 भाई आर्मी में हैं। हमने हजारों बार कहा कि ये जो देश के सामरिक सुरक्षा के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, अब शहजाद के घर में 20 रुपया किलो अरहर की दाल आ रही होगी तो हम आप क्या ही जवाब दे सकते हैं? आपने कितना साधारण बात पूछा कि भाई दाल हो गई 200 रुपया किलो, और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कि 100 रुपए से ज्यादा दाल की कहीं कीमत ही नहीं है। तो अब सवाल है कि सावन नहीं, वो सूर्य प्रताप शाही जी वाला तो बिल्कुल बहुत मतलब एम्बैरेसिंग मोमेंट है यूपी बीजेपी के लिए। और ये बात उत्तर प्रदेश की बीजेपी यूनिट जानती है कि अगर किसी प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को दाल का रेट नहीं पता होगा तो बहुत एम्बैरेसिंग। लेकिन